गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बिजू श्रीवास्तव। आज क्लास 9th फिजिक्स का जो पहला लेसन चल रहा है मोशन, उसके अगले टॉपिक के साथ। इसके पहले हम लोग पढ़े थे चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर। आज हम लोग पढ़ेंगे गति का ग्राफी प्रदर्शन। इस गति के ग्राफी प्रदर्शन में पहले आता है दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। प्यारे बच्चों, अब हम किसी गतिमान वस्तु के स्थिति को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ग्राफ के माध्यम से उसमें सबसे पहले आता है कि दूरी समय ग्राफ। तो पहले ये हमको जानना है कि दूरी समय ग्राफ क्या दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो दूरी समय ग्राफ से हम चाल निकालते हैं, चाल जानते हैं। दूरी समय ग्राफ से क्या ज्ञात होता है? चाल। तो अब चाल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक समान चाल और एक असमान चाल। यानी किसी गतिमान वस्तु की एक समान चाल को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे और किसी गतिमान वस्तु की असमान चाल को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ के बारे में जानना है कि ये अगर ग्राफ है तो इस ग्राफ में टाइम को, समय को हम क्या मानते हैं? एक्स अक्ष पे। और किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम मानते हैं वाई अक्ष पर। ध्यान दीजिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा लिया गया समय एक्स अक्ष पर और उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वाई अक्ष पर। तो ये देखिए, यह एक आपको एक सरल रेखा मिला हुआ है। सरल रेखा, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिली हुई है। यह स्ट्रेट लाइन दर्शाती है कि जो गतिमान वस्तु की चाल है वह एक समान चाल है। एक समान चाल है। बच्चों, हमेशा ये दिमाग में आप याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, लिख करके भी याद कर लीजिएगा, बना करके याद कर लीजिएगा कि जब कोई स्ट्रेट लाइन मिलती है दूरी समय ग्राफ में तो वह एक समान चाल को दर्शाती है। अब देखिए, जैसे कहेंगे सर कैसे एक समान चाल को हम जानते हैं? पहली तो ये जान लीजिए ट्रिक, स्ट्रेट लाइन है। दूसरा ट्रिक समझिए कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो इसकी गति को हम उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। तो इसमें ये टाइम है, तो मान लीजिए कोई कार है, वह 20 मिनट में 10 किलोमीटर तय करता है, फिर 40 मिनट में 20 किलोमीटर, फिर ऐसे जो जो ये समय इसका बढ़ता जाता है वह समान समय में समान दूरी को तय करता है। अब हम चाहें, अगर आपको इस ग्राफ से ज्ञात करना हो कि हमको बिंदु ए से बिंदु बी की चाल ज्ञात करनी है कि बिंदु ए से जब कोई कार बिंदु बी पर गई तो उसकी चाल कितनी थी, ए से बी पर गई तो उसकी चाल कितनी थी, उसके लिए हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये जो आप बिंदु बी देख रहे हैं, इस बिंदु बी से क्या कीजिए कि आप एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच दीजिए और इस बी से ही वाई अक्ष के समांतर रेखा खींच दीजिए। यह एक्स अक्ष के समांतर हो गया, ये वाई अक्ष के। उसी तरह बिंदु ए से एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। तो एक्स अक्ष के समांतर जब रेखा खींचेंगे तो इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ध्यान दीजिएगा, जब हम बिंदु ए से एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे तो हम ऐसे बढ़ाएंगे। ये इसीलिए मैं छोड़ा था कि आपको दिखाने के लिए। और ये दोनों, ये जो बी से आ रहा था, जो ए से जा रहा था, ये दोनों बिंदु सी पर प्रच्छेद करते हैं। बिंदु सी पर प्रच्छेद करते हैं। ए से आपने एक्स अक्ष के समांतर कर दिया, अब ए से वाई अक्ष के समांतर भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे वाई अक्ष के समांतर। यानी बी से भी एक्स और वाई के समांतर, ए से भी एक्स और वाई के समांतर रेखा हमने खींच दिया। तो हमको क्या मिला? हमने माना जब ये बी आया एक्स अक्ष पे तो t2 समय, ए कितना समय लिया? t1 समय। तो जब कोई कार ऐसे चल रही है, मान लीजिए सपोज दैट समय के साथ साथ दूरी तय कर रही है, तो ए से जब बी पर गई
तो ए पर कितना टाइम ली t1, और जब बी पे पहुंची तो कितना टाइम ली t2, और जब हमने x अक्ष के समांतर जब इस पे लिया तो माना ए के लिए तय की गई दूरी s1, और जब बी पे पहुंच गई तो उसकी दूरी कितनी होगी s2, s1 और s2। तो हमको t1 और t2 टाइम भी मिल गया, और जो तय की गई दूरी s1 और s2। तो अगर हमको a से और a से b की चाल ज्ञात करने की, बिंदु a से जब बिंदु b पर गया तो उस कार की चाल क्या थी, तो देखिए हमको यह त्रिभुज मिल गया, ये त्रिभुज मिल गया, ये त्रिभुज ABC एक त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज मिल गया। इस त्रिभुज में ये जो AC है, AC कितना है AC, तो AC क्या है, यहाँ A पे क्या था हमें T1 और C पे क्या था T2, तो AC कितना हो गया T2 माइनस T1, और ये BC कितना हो गया BC, A पर कितना C पर कितना है ये S1 और B पे कितना S2, तो BC कितना हो गया S2 माइनस S1। अब बताओ प्यारे बच्चे, तुम लोग जान लो ये चीज कि ये हमको टाइम मिल गया और ये हमको दूरी मिल गई। तो समय और दूरी, अब हम लोग चाल क्या पढ़ते हैं, चाल बराबर पढ़ते हैं हम लोग दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना मिल गया s2 माइनस s1, समय कितना मिल गया t2 माइनस t1। अतः बिंदु A से बिंदु B तक जाने में कार की जो चाल थी वो कितनी थी s2 माइनस s1 अपान t2 माइनस t1। यानी हम ग्राफ के माध्यम से किसी भी बिंदु से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से कुछ भी आप चाहो तो ग्राफ के माध्यम से किसी वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हो। दूसरी चीज कि दूरी समय ग्राफ क्या बताती है, दूरी समय ग्राफ किसी गतिमान वस्तु की चाल को बताती है। दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल बताती है, किसी वस्तु की क्या बताती है चाल। तो ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो क्या बताएगी एक समान चाल। दूसरा देखिए असमान चाल। मेरे प्यारे बच्चों, ये फिगर से ही लग रहा होगा आपको, एक सीधी रेखा ये और ये ऐसे रेखा गई है, ऐसे एक वक्र टाइप की गई रेखा। तो जब किसी ग्राफ में हमको वक्र टाइप की ये रेखा मिल रही है, इसका मतलब ही हो गया कि वह जो समान समय है वह समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही है। अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसकी चाल होती है असमान चाल। देखिए असमान चाल, ये दोनों ग्राफ आपको बताती है, एक ग्राफ एक समान चाल और दूसरी ग्राफ असमान वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको 4 ग्राफ बनाया हूँ। 4 ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वेग समय ग्राफ की स्थिति को। सबसे पहले ये जानना है कि एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में, समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के उसके वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। इसमें समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया गया है। बच्चों जो इसका पहला ग्राफ बनाया हम, इस ग्राफ में जो गतिमान वस्तु है उसका जो वेग है वह समय के साथ एक समान है। जो गतिमान वस्तु है उसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वह समय के साथ एक समान है। उसको हम लोग ग्राफ से भी समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट आपको, ये जो रेखा दिखाया गया है, यह एक सरल रेखा है जो x अक्ष के समांतर है। मान लीजिए कोई कार है जो
40 किमी प्रति घंटा की वेग से गतिमान है। आप यहाँ देख रहे हैं समय अगर 1 घंटा है सपोज डैट, तो उसका जो वेग है 40 किमी प्रति घंटा। समय 2 घंटा हो गया तो भी उतना ही है, 3 घंटा हो गया तो भी उसका वेग 40 किमी प्रति घंटा है। अगर उसके वेग में परिवर्तन होता तो यह एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होता। इससे पता चल रहा है कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। और यह भी एक तरह से जान सकते हैं आप कि समय के साथ इसका जो वेग समय ग्राफ जो है उसके वेग समय ग्राफ की जो ये ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए जो ऊंचाई यहाँ थी वही ऊंचाई यहाँ है, यही है, इसमें कम और अधिक नहीं हो रहा। इससे पता चल रहा है कि समय के साथ उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी यदि आपको ग्राफ में x अक्ष के समांतर कोई रेखा ऐसे दर्शा दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि वेग समय ग्राफ में उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ मैं इससे पहले ग्राफ को यहाँ आपको मैं लिखा भी हूँ। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वेग है और समय है, तो आप चाहें तो जो हम कार का एग्जाम्पल ले रहे हैं वह कार T1 और T2 समय में T1 से T2 जब पहुंचा तो कितना विस्थापन हुआ, हम विस्थापन का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू चलना स्टार्ट किया और T1 सेकेंड में कहाँ पहुंचा A पर, पुनः T2 समय कहाँ पहुंचा B पर, तो उस दशा में उस कार के द्वारा विस्थापन कितना हुआ। तो हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। तो वेग कितना है, वेग देखिए, वेग कोई चेंज नहीं हुआ, वेग का मान 40 किमी प्रति घंटा है, क्योंकि ये लाइन 40 से दर्शाया गया है। अगर यही लाइन 30 से दर्शाते तो हम 30 बोलते, यही लाइन 20 पे आते 20 हम बोलते, लेकिन उसकी वेग कितनी है 40 किमी प्रति घंटा। समय कितना है, तो समय T1 से कहाँ गया T2, तो इसके अंतर T2 माइनस T1, तो हम विस्थापन निकाल सकते हैं। एक चीज़ और जानिए बच्चों, हमारे ये बताने का मतलब क्या है कि अगर आपको वेग समय ग्राफ में अगर हमको विस्थापन ज्ञात करना है तो जो हमको आकृति मिलेगी उस आकृति का क्षेत्रफल निकालना ही उस पिंड या उस गतिमान वस्तु द्वारा विस्थापन ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे तो वही क्षेत्रफल उस गतिमान वस्तु के द्वारा विस्थापन होगा। तो मान लीजिए यह एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर इसका गुणा कर दें तो भी हम निकाल सकते हैं विस्थापन। इस विस्थापन का मान हम तो भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए AC गुणे CD, देखिए यह भी नियम वेग गुणे समय, और ये विस्थापन हो गया AC गुणे CD। AC क्या है आपका, तो कार का वेग 40 और CD क्या है, तो टाइम, कितना टाइम T2 माइनस T1, जो टाइम रहेगा उसको हम लेस कर देंगे। मान लिया अगर यहाँ पे 4 घंटा है, यहाँ पर 1 घंटा है, तो 4 में से 1 गया 3, तो CD कितना हो गया 3। ये रहा मेरा पहला ये जो ग्राफ बना है उसका, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ एक सरल रेखा मिला है। सरल रेखा मैं आपको पढ़ाया भी था इसके पहले वाले वीडियो में कि दूरी और समय में हमको एक सीधी रेखा मिली थी, यहाँ भी हमको एक सीधी रेखा मिली है। ये वेग समय ग्राफ में सीधी रेखा से क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या है,
वेग में कोई परिवर्तन नहीं। इसमें क्या है कि समय के साथ साथ वेग में समान परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ साथ वेग में समान परिवर्तन हो रहा है। देखिए, एक सीधी रेखा, मूल बिंदु से अगर सीधी रेखा मिलती है तो समय के साथ वेग में समान परिवर्तन होता है। और यहाँ पे क्या है, तो वेग में जो वेग है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग जितना था उतना ही है। 40 है तो हर पॉइंट पे, ए पे भी 40, सी डी जो भी मान सकते हैं, सब पॉइंटों पर कितना है, ये 40। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जो समय बढ़ रहा है वेग में परिवर्तन भी समान हो रहा है। तो इसी को मैं यहाँ भाषा में लिखा हूँ, समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है तो वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। कब होगी एक सीधी रेखा? जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में उसके वेग में भी समान परिवर्तन होगा तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए, तो अगर मान लीजिए हमको ए और ये ई है, जैसे मान लीजिए इसका जो ए से लेकर के और ई, हमको ए और ई पे ये इसका ज्ञात करना है डिस्टेंस, कि जब कोई गतिमान वस्तु ए से ई पर गई तो उसका विस्थापन कितना था या कितना हुआ विस्थापन। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम ए से क्या करेंगे, हम इस एक्स अक्ष पे समय को दर्शाएंगे और वाई अक्ष पे वेग को दर्शाएंगे। हम यह देखेंगे कि जब ए इस पॉइंट पर पहुंचा तो कितना टाइम था, उसके कितना टाइम लिया, वो कितना टाइम लिया, मान लीजिए t1 टाइम लिया। और जब ये ए से गतिमान वस्तु कहाँ पहुंची, ई पर पहुंची, तो वह एक्स अक्ष पे कितना टाइम ली पहुंचने में, t2 टाइम ली। तो जब ए से वह ई पहुंची तो कितना टाइम ली, t1 से t2, अर्थात जब ए से ई पहुंची तो टाइम t2 माइनस t1, क्योंकि हम इस पोजीशन से यहाँ ले रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको इसके पहले वीडियो में पढ़ाया था, आप क्या कीजिए, इस ए से एक्स अक्ष पे लंब और इसी ए से आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच दीजिए, फिर ई से वाई अक्ष के समांतर, और फिर ई से क्या कीजिए, आप एक्स अक्ष के समांतर। क्यों खींचेंगे, क्योंकि हमको इस ई का पोजीशन ये मिल जाएगा, ए से यह मिल जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताया था अगर विस्थापन निकालना है तो जो आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा विस्थापन हम ज्ञात कर लेंगे। तो ए से ई के विस्थापन के लिए ये देखिए, ये पूरी आकृति ऐसे मिली, ये पूरी आकृति मिली। तो आप लिख सकते हो कि ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, दूरी या विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे, तो जो आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। अब आप इस ए से इस पे लंब डाल देंगे, ऐसे लंब डाल देंगे तो यह भी एक आकृति मिल गया। तो चाहे तो पूरे की आकृति में दो आकृति हो गया, एक समकोण त्रिभुज ए डी ई और एक हमको आयत मिल गया ए बी सी डी। तो पूरे की आकृति क्या लिख सकते हैं, पूरे की आकृति बराबर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल धन आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसको आप निकाल सकते हैं। मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको रफ में अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि अगर हमको इसका विस्थापन निकालना है तो हम इस आकृति का एरिया निकालेंगे। और किस आकृति का, ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, और इस आकृति में दो आकृति आ गया, एक समकोण त्रिभुज और एक आयत। तो आप लिख सकते हैं पूरे का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल धन आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आप निकाल सकते हैं कि जब गतिमान वस्तु द्वारा विस्थापन कितना होगा। ये रहा दूसरा। ये आकृति कब बनेगी, जब एक सीधी रेखा मिलना हो तो कब मिलेगी, याद कर लीजिएगा। एक सीधी रेखा अगर मिलती है ग्राफ में
इसका मतलब ये हो गया कि समान समयांतराल में जो वेग में परिवर्तन है वो समान है। अब आइए तीसरे में, इन दोनों में क्या है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, समान परिवर्तन नहीं, असमान परिवर्तन, कभी घटना तो कभी बढ़ना, कभी घटना तो कभी बढ़ना। तो यदि बढ़ता है, समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है तो सीधी रेखा, और यदि घटता है, समय के साथ उसके वेग में कमी आती है, तो देखिए यहाँ पे यह नीचे की ओर आकृति आ रही है, इधर से नीचे आ रही है, देखिए ये आकृति घटती हुई आ रही है। ये जो लाइन है वो ऐसे बता रही है कि जो इसकी वेलोसिटी वो कम होती जा रही है। ये 20 से, अब इसको मिलाएंगे आप, देखिए 20 है तो ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, यानी इस पर कम हो रही है, कम हो रही है, 20 से 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे कम होती जा रही है। तो अगर कोई आकृति ग्राफ में आपको एक लाइन ऐसे मिल रहा हो, वेलोसिटी से इधर टाइम में मिलता हो, ऐसे लाइन आ रही हो, तो समझ जाइएगा कि उसका समय के साथ उसके वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। दूसरा देखिए, यहाँ भी ये असमान परिवर्तन है, असमान परिवर्तन ये भी है, ये भी है, ये क्या है, तो कभी बढ़ना कभी घटना। अगर आपको किसी ग्राफ में ऐसे आकृति मिल रही है तो समझ जाइएगा कि समय के साथ उसकी वेलोसिटी में, उसके वेग में कभी वृद्धि हो रही है तो कभी कमी हो रही है। ये बढ़ना फिर घटना, फिर बढ़ना फिर घटना, और समान परिवर्तन उसकी वेलोसिटी में हो रही है। बच्चों ये चारों आकृति को, चारों फिगर को आप बना लीजिएगा, बना करके ये हम पॉइंट भी लिखे हैं, आप चाहें तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं, नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। वह है ग्राफी बीज गति के समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। इनमें से कोई एक जरूर आता है सिद्ध करने के लिए कि ग्राफी बीज से सिद्ध कीजिए गति का, चाहे पहला समीकरण, दूसरा या तीसरा, कोई भी आ सकता है, आता भी है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफी बीज से गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण पहले हमें जानना है, गति के कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण। अर्थात कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरण के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण, उसके द्वारा तय की गई दूरी में जो संबंध बताया जाता है उसको हम गति का समीकरण कहते हैं। यानी गति के समीकरण में मान लीजिए दूरी है, वेग है, त्वरण है, इन सबको मिला करके गति का समीकरण बनता है। तो हम लोग जो गति के 3 समीकरण हैं, पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम लोग अलग अलग समीकरणों को ग्राफ से समझेंगे और सिद्ध करेंगे। पहले यह जानना है कि इसमें कौन कौन व्यंजक आया हुआ है। तो जो t है वह समय है, जो u है प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, और s क्या है, दूरी है। बच्चों तो जो पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस at, उसको बोलते हैं वेग समय संबंध के लिए समीकरण, वेग समय संबंध के लिए समीकरण। इसके पहले समीकरण के लिए देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, हमको ग्राफिकल मेथड से ही सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझ लें। यहाँ देखिए कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण से गतिमान है एक सीधी रेखा में। तो यहाँ देखो ये जो बिंदु A की स्थिति दिखाई गई है वह u वेग से, ध्यान दीजिएगा u वेग, जो अगर यहाँ पर दिखाया जाता समझिए कि उसका जो प्रारंभिक वेग था वह 0 था। जब प्रारंभिक वेग 0 होता है तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है ये ऐसे बनता है। इस कंडीशन में यहाँ पे u कितना है, 0। लेकिन हम लोग यहाँ प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं, u। तो माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद इस x अक्ष पे क्या दिखाते हैं, समय, समय t को दिखाया गया है और y अक्ष पे वेग को दिखाया गया है। तो माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u, और t समय बाद जब ये t समय बढ़ेगा तो वस्तु t समय के बाद कहाँ चली गई, b पर।
तो उस कंडीशन में वस्तु का जो वेग था वह कितना है, v। कितना माना गया है, v। देखिए v माना गया है, यानी v। एक बार समझिए, माना किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक वेग u तथा t समय बाद, ये वस्तु t समय ऐसे बढ़ रहा है, तो t समय बाद वस्तु ये से कहाँ चली गई, b पर। तो उस कंडीशन में वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v माना गया है। u और v मेरे ख्याल समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी गया है। इस ग्राफ में वस्तु का प्रारंभिक वेग बिंदु ए पर, देखिए बिंदु ए पर कितना है, u, और t समय के बाद यानी t समय में बढ़ के जो वेग है u से वो क्या हो जाता है, v कहाँ होता है, बिंदु b पर। वह एक समान वेग बिंदु b पर v हो जाता है। वेग जो है वह एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो ऐसे गया है, इसका मतलब हो गया कि जो वेग है उसकी जो दर है वह एक समान है। अब बच्चों इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए आप लोग। इस बिंदु B से इस x अक्ष पे लंब डाल देंगे और इसी बिंदु B से इस y अक्ष पे लंब डाल देंगे, तो BC और ये BE लंब पड़ गया, BC और BE। अब जो ये पहला बिंदु है, पहली जो स्थिति बिंदु A है, गतिमान वस्तु की जो पहली स्थिति A है, इस A से आप इस BC पर लंब डाल दीजिए, ऐसे AD, इस BC पर लंब डाल दीजिए AD, या यह भी कह सकते हैं इस बिंदु A से इस x अक्ष के समांतर रेखा खींच दीजिए, वही बात हुआ। इस x अक्ष के ये समांतर कर दीजिए, चाहे इस पे यह लंब डाल दीजिए। अब ये देखिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री, एक समकोण त्रिभुज ADB बन गया। अब देखिए, सबसे पहले ये बच्चों जान लीजिए कि जो वेग समय है, वेग समय जो संबंध होता है वह क्या बताता है, तो त्वरण को। वेग समय क्या बताता है, त्वरण। इसके हम लोग पढ़े थे। दूरी समय वो क्या बताता था, चाल। जो दूरी समय था वो क्या बताता था, चाल, और जो वेग समय वो क्या बताता है, त्वरण। तो अब देखिए, ये जो BC की वैल्यू है, BC की जो वैल्यू है, इस BC की वैल्यू को हम लिख सकते हैं BD धन CD। BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD धन DC, BD धन DC चाहे CD, बात ही की हुआ BD धन DC। अब देखिए, ये जो DC है यह OA के बराबर है, क्योंकि यह एक आयत है। यह क्या है, आयत। और आयत पढ़े होंगे आप लोग गणित में, आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो BC को हमने लिखा BD धन DC। अब DC को हम लोग लिख सकते हैं, इस DC को लिख सकते हैं हम लोग OA, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, आमने सामने की भुजाएं OA। तो BC क्या हो गया, अब BD धन OA। अब BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है, V हो गई BC की। OA कितना है, OA देखिए कितना है, U हो गया। अब हम इसमें BC बराबर BD धन OA में इस मान को रख दिया जाए, तो BC कितना हो गया, BD धन OA कितना हो गया, U। यहाँ से हम लोग BD का मान निकाल सकते हैं V माइनस U, समीकरण नंबर 1। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया समीकरण नंबर 1। वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है, अभी मैं आपको बताया। तो जो त्वरण होती है, हम लोग इसके पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ध्यान दीजिए, वेग में परिवर्तन। तो u था और t समय के बाद कितना हो गया, ये v हो गया। तो ये AB देख रहा है, ये AB देख रहा है, AB, ये रहा आपका BD, तो वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, BD, कितना हो रहा है, BD। अरे ये पूरा V है, ये U है, तो कितना परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के अंतर को ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी अंतिम वेलोसिटी और प्रारंभिक वेलोसिटी के अंतर को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन।
तो ये परिवर्तन कितना हो गया, बी डी बराबर हो गया आपका बी डी और समय कितना हो गया ए डी। हम इस ए डी को क्या लिख सकते हैं ओ सी, इस ए डी को लिख सकते हैं हम लोग ओ सी, क्योंकि आयत है। तो यहाँ पर ए डी क्या हो गया ओ सी। अब मान को रखिए, तो ए बराबर बी डी देखिए बी डी हम लोग कितना निकाले हैं बी माइनस यू। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ मान भर सकते हैं, नहीं तो अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बी डी बटा ओ सी हो गया। ओ सी की वैल्यू, ओ सी कितनी वैल्यू यहाँ पर टी, कितना समय लिया है वो टी समय लिया है, तो ओ सी कितनी हो गई टी। तो ए बराबर बी डी अपॉन टी। आप चाहो बच्चों तो इस बी डी की वैल्यू को यहाँ भी रख सकते हो तो भी सही है, नहीं तो दो इक्वेशन बना करके तुलना करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका बी ए बराबर बी डी अपॉन टी। यहाँ से बी डी को निकाल लीजिए, बी डी को निकालेगी ए टी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। यह भी बी डी की वैल्यू, यह भी बी डी की वैल्यू। तो जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, तो लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर ए टी। यहाँ से v की वैल्यू को निकाल लीजिए, तो v बराबर यू प्लस ए टी। ये रहा आपका ग्राफीय विधि से गति का प्रथम समीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से गति का द्वितीय समीकरण। गति का जो द्वितीय समीकरण है उसको बोलते हैं समय दूरी संबंध के लिए समीकरण। समय दूरी संबंध के लिए समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। बच्चों तीनों इक्वेशन के लिए जो हम लोग पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ रहे हैं, इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे, तीनों के लिए एक ही ग्राफ रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं रहेगी, भाषा थोड़ी बहुत चेंज रहेगी। इसमें क्या है, इस ग्राफ के लिए, इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बना है कि माना कोई गतिमान वस्तु एक समान त्वरण ए से टी समय में यस दूरी तय करती है। मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जब कोई गतिमान वस्तु द्वारा दूरी ज्ञात करनी हो या विस्थापन ज्ञात करना हो, तो उस गतिमान वस्तु द्वारा जो दूरी या विस्थापन ज्ञात करते हैं, जो आकृति बनती है उनके द्वारा तय करने में, तय की गई दूरी में, विस्थापन में जो आकृति बनती है, उस आकृति के यदि एरिया को निकाल लिया जाए, क्षेत्रफल को निकाल लिया जाए, तो जो क्षेत्रफल की वैल्यू होगी वही उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई वस्तु, गतिमान वस्तु है, वह u वेग से, u वेग से गति करती है और t समय के बाद उसकी जो वेग है वह v हो जाती है, तो उस कंडीशन में वह गतिमान वस्तु जब a से b तक पहुंचा तो कुल कितनी दूरी तय की, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए वही जो मैं आपको बताया था, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s, दूरी का संकेत s, कितना, इस जो आकृति बना है उसका क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। यह एक समलंब चतुर्भुज भी है, समलंब चतुर्भुज भी है। तो अब इसमें हम लोग अगर चाहते हैं आप तो इस ए से इस पे लंब पड़ जाए, तो ये फिगर अब 2 हो गया। एक ही आकृति में 2 आकार आ गए, एक समकोण त्रिभुज, एक आयत। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल धन आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल। अब दोनों के फार्मूले को रख दीजिए, मान को रख दीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ए डी गुणे बी डी, ए डी गुणे बी डी धन, अब आयत का क्षेत्रफल तो ओ ए गुणे ओ सी। आयत की समूह भुजा आपस में बराबर होती हैं, ये भुजा ये और ये भुजा इसके बराबर है। तो ओ ए कितनी वैल्यू है u, ओ सी कितना है तो t, जो टाइम t लगा है, कुल टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में t, तो ओ सी की वैल्यू कितनी हो गई t, जो ओ सी की वैल्यू वही ए डी की वैल्यू, जो ओ ए की वैल्यू वही सी डी की वैल्यू। तो ओ सी और ए डी, ओ सी और ए डी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी टी हो गई। बी डी कितना है तो बी डी आपका 80 है, बी डी कितना 80। बच्चों ये बी डी बराबर 80 डायरेक्ट कहाँ से हम लिखे हैं, इस बी डी की जो वैल्यू है 80 वो कहाँ से लिखे हैं, हम लोग पहला समीकरण सिद्ध कर चुके हैं। याद कीजिए पहला समीकरण
v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v माइनस यू बराबर ए टी। तो v माइनस यू क्या है? ये बी डी हम लोग पढ़े थे। वेग में अंतर, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या पढ़े थे हम लोग कि v माइनस यू, इस बी डी को लिख सकते थे हम लोग ना, इस बी डी को लिख सकते हैं हम लोग v माइनस यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डी, और इस बी डी वैल्यू कितनी हो गई? ए टी, तो यहाँ बी डी ए टी लिख दिए। अब इसमें मान पुट कीजिए, इस वैल्यू पुट कीजिए, एस, ये एस बराबर हाफ ए डी। ए डी कितना है देखिए, ए डी कितना है, तो ए डी कितना है टी, इसके बराबर ए डी है, तो टी इंटू बी डी कितना आ गया, बी डी आ गया ए टी हो गया, प्लस ओ ए कितनी है यू, ओ ए के बाद ओ सी कितना है टी, तो यू टी हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रहा ग्राफीय विधि से गति का दूसरा समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो समीकरण है गति का तृतीय समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके पहले हम लोग पढ़े थे गति का द्वितीय समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। ग्राफ वही है। इस ग्राफ में वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण से t समय में तय की गई दूरी हम लोग इस समलंब चतुर्भुज से निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से निकालेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि किसी गतिमान वस्तु की अगर दूरी ज्ञात करना है तो उनके द्वारा जो दूरी तय करते हैं, जो आकृति बनती है, उस आकृति के क्षेत्रफल से ज्ञात की जाती है। तय की गई दूरी इनके द्वारा बनी आकृति के क्षेत्रफल से ज्ञात की जाती है। तो जो तीसरे इक्वेशन के लिए जो दूरी होगी वह समलंब ओ ए बी सी, एक समलंब चतुर्भुज है ओ ए बी सी। इस समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वही गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो एस बराबर समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग ओ ए और ये बी सी, ओ ए और ये बी सी, ये समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं हैं। तो ओ ए धन बी सी गुणे इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है ओ सी। अब यहाँ से ओ सी की वैल्यू कितनी है टी हो गया, ये ओ ए कितना है यू हो गया, और बी सी कितना है आपका भी हो गया। इस मान को यहाँ पर पुट किया जाए, 1/2 ओ ए कितना है ओ ए यू हो गया, बी सी कितना है बी सी भी हो गया, ओ सी कितना है टी हो गया। अब देखिए 1/2 इसको हम लिख सकते हैं u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, इंटू इस टी की वैल्यू v माइनस यू अपान ए। जो t की वैल्यू है वह v माइनस यू अपान ए, ये कहाँ से आया? डायरेक्ट टी को हम लोग लिखे हैं, तो ये वैल्यू गति के प्रथम समीकरण से आया। गति का प्रथम समीकरण हम लोग पढ़े थे कि v बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालिए ए टी की वैल्यू को, तो v माइनस यू हो गया। इस टी की वैल्यू के लिए ए यहाँ आ जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी होगी देखिए, टी की वैल्यू कितनी होगी v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पर टी की जो वैल्यू लिखा है v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए अब 2 और a एक साथ आ गया, v प्लस यू और v माइनस यू एक साथ, तो v प्लस यू v माइनस जो u है वह वर्गांतराल के फार्मूले से, वर्गांतराल फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के अनुसार ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। अब तीजे गुणा कर दीजिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू बराबर क्या हो जाएगा 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका इधर जाएगा इंटू भी जाएगा 2as, या यहाँ से आप v स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं यू स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ये रहा आपका
गति का तृतीय समीकरण। प्यारे बच्चों, ये जो आपको 3 समीकरण बताया गया गति का, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या कीजिएगा, ग्राफिकल मेथड से इन तीनों समीकरणों को कॉपी में लिख करके 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा सिद्ध करने के लिए। एक समान वृत्तीय गति, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ग्राफिकल मेथड से गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति। बच्चों, एक समान वृत्तीय गति जो होती है वह जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। आप इसका उदाहरण भी जान सकते हैं। जैसे जो पृथ्वी है वह सूर्य का जो चक्कर लगाती है वह एक समान वृत्तीय पथ पर एक निश्चित चाल से सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, उसको भी बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। आप चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अन्य भी कृत्रिम उपग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। या आप अपने घर पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल कर सकते हैं, उदाहरण कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक टुकड़े को लीजिए, एक टुकड़ा लीजिए कोई, उसको धागे से बांध दीजिए, धागे से बांधने के बाद उसको ऐसे घुमाइए तो क्या देखेंगे, वह एक वृत्तीय पथ पर एक निश्चित चाल से घूमता रहता है। तो इस प्रकार की गति को, वृत्त पर होने वाली इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। बच्चों, मान लीजिए अगर कोई एथलीट धावक, वह धावक एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या r है, वह एक चक्कर अपना दौड़ने में, एक चक्कर लगाने में t समय लेता है, t सेकेंड मान सकते हैं, t समय लेता है। तो उसकी चाल कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा। कोई धावक है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में अगर t सेकेंड लेता है तो उसकी चाल कितनी होती है। तो चाल के लिए ये पूरे वृत्तीय पथ पर जितनी वो दूरी लेता है इस वृत्त की परिधि के बराबर 2πr। कितना समय एक चक्कर में लगा, समय कितना है t, तो उसकी चाल क्या होती है 2πr/t। 2πr/t ये उसकी चाल होती है। ये रहा आपका एक समान वृत्तीय गति।